हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। वेलकम टू एलएलबी वाला। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जो कि है वारंट ऑफ अरेस्ट, जो कि रन करता है फ्रॉम सेक्शन 72 से सेक्शन 83 तक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने समन्स के बारे में इन डेप्थ जाना था। चैप्टर 6 के दोनों ही पार्ट है। पहले हम लोगों ने समन्स के बारे में जाना, उसके बारे में अगर आपको इन डेप्थ जानना है तो आप चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाके बीएनएसएस की समन्स की वीडियो देख सकते हैं। आज की वीडियो में हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में इन डेप्थ जानेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आईपैड की स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो गाइस, स्क्रीन आपको दिख रही होगी, सामने है चैप्टर 6 प्रोसेसेस टू कंपेल अपीयरेंस। पार्ट ए कहता है समन्स, पार्ट बी वारंट ऑफ अरेस्ट, सी प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट, डी अदर रूल्स रिगार्डिंग प्रोसेसेस। समन्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। तो देखिए, अगर किसी की अपीयरेंस, अगर किसी मतलब कोर्ट को कंपेल करनी है तो पहला सबसे स्टेप होता है वो है समन्स देना। समन्स देने के बाद अगर नहीं आ रहा है तो वहां पे वारंट कोर्ट इशू करेगी, तब जाके पुलिस वाले उसको अरेस्ट करके आएंगे। अगर अरेस्ट करने गई है पुलिस, अगर वो भाग गया है, नहीं मिल रहा है, छुपा हुआ है, तब तीसरा पड़ाव यहाँ पे आता है प्रोक्लेमेशन कर देना या फिर अटैचमेंट कर देना। तो ये पूरे स्टेप वाइज होते हैं। यहाँ पे कोई भी स्टेप को मिस नहीं किया जाता है कि मान लीजिए कोर्ट के सामने आर्गुमेंट कर रहे हैं कि मुझे तो मालूम है समन से नहीं आएगा, आप डायरेक्ट उसका वारंट इशू कर दीजिए, तो ऐसा नहीं होगा। पहले समन ही जाएगा, यूजुअली 2 बार जाता है, तीसरी बार में बेलेबल वारंट कर दिया जाता है। और गाइस, क्योंकि हम लोग वारंट ऑफ अरेस्ट के बारे में बात कर रहे हैं, तो जहाँ पे वारंट वर्ड यूज हो जाता है, जहाँ पे वारंट ऑब्टेन करना पुलिस ऑफिसर को कोर्ट से, तो वहां से हम लोगों को ये चीज क्लियर हो जाती है कि यहाँ पे केस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का चल रहा है। क्योंकि जो कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं वहां पे विदाउट वारंट पुलिस वाले के पास अथॉरिटी होती है अरेस्ट करने की। हालांकि इन दोनों ही चीजों में कुछ कुछ एक्सेप्शंस है, जिसको आप अरेस्ट ऑफ पर्संस वाली वीडियोस में देख सकते हैं, जो कि मैंने चैनल पे अपलोड किया हुआ है। वहां पे आपको इन डेप्थ उसका एनालिसिस मिल जाएगा। अभी इसकी डेप्थ में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो स्टिक करते हैं वारंट ऑफ अरेस्ट से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके एसेंशियल से पहले। पहला एसेंशियल क्या कहता है कि जो वारंट ऑफ अरेस्ट होगा वो हमेशा राइटिंग में होगा। आप देखिए, कोई प्रोसेस उठा के देखेंगे ना बीएनएसएस में, तो ज्यादातर आप चीजें देखोगे वो चीजें राइटिंग में ही हो रही, चाहे समन्स था, चाहे वारंट ऑफ अरेस्ट हो गया, या जज साहब कोई भी ऑर्डर देते हैं तो हर चीज वहां पे लिखित में होती है, ताकि उसका एक रिकॉर्ड बन जाए। तो पहला एसेंशियल ये है कि इट शैल बी इन राइटिंग। सेकंड एसेंशियल क्या है? शैल बी साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर और द कोर्ट इशूइंग इट। तो जो भी जज साहब वहां पे इशू कर रहे हैं या फिर जो भी कोर्ट वहां पे इशू कर रही है, उनका वहां पे साइन होगा। इसके बाद नेक्स्ट चीज क्या है? इट शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। तो कोर्ट का जो सील है वो भी उस वारंट के ऊपर होना चाहिए, उससे उस वारंट को ऑथेंटिसिटी मिलती है। नेक्स्ट थिंग क्या है? कंटेन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पर्सन टू बी अरेस्टेड विद सफिशिएंट सर्टेनिटी टू आइडेंटिफाई हिम क्लियरली। जिसको भी अरेस्ट करवाना है उसकी डिटेल्स उस वारंट पे होना चाहिए। इतनी डिटेल्स होनी चाहिए कि जो व्यक्ति अरेस्ट करने जा रहा है वो उसको क्लियरली वहां पे आइडेंटिफाई कर ले, मतलब एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज क्या है? क्लियरली स्पेसिफाई द ऑफेंस, कौन सा धारा लगा है, कौन सा एलिगेशन है, वो सब लिखा होना चाहिए। एंड द लास्ट थिंग, नेम ऑफ पर्सन हु विल एग्जीक्यूट द वारंट। जो भी व्यक्ति एग्जीक्यूट करने जाएगा वारंट, मतलब अरेस्ट करने जाएगा, उसका नाम होना चाहिए। जनरली ये पुलिस ऑफिसर्स होते हैं, बट इसके भी कुछ कंडीशंस हैं जहां पे पुलिस ऑफिसर नहीं जाएगा, कोई नॉर्मल व्यक्ति जाएगा। उसको हम लोग सेक्शन जब हम लोग पढ़ेंगे तब वहां से हम लोगों को क्लियरली आएगा। चलिए सेक्शंस की तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, स्क्रीन पे आपको सेक्शंस दिख रहे होंगे। पार्ट बी वारंट ऑफ अरेस्ट which runs from section 72 से 83। पहला सेक्शन क्या बात कर रहा है? 72 फॉर्म ऑफ वारंट ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूरेशन। जो भी वारंट है उसका फॉर्म क्या होगा और कितना ड्यूरेशन होगा, मतलब वो जो वारंट जो कोर्ट ने इशू किया है वो कब तक वैलिड रहेगा, क्या आजीवन चलता रहेगा या उसको कभी खत्म भी हो सकता है। तो ये सेक्शन बताता है। पहला सबसेक्शन इसके फॉर्म के बारे में बात करता है, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया था आपसे। शैल बी इन राइटिंग साइंड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ सच कोर्ट एंड शैल बियर द सील ऑफ द कोर्ट। ये तीनों चीज होनी चाहिए कम से कम। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है? ईच सच वारंट शैल रिमेन इन फोर्स अंटिल इट इज कैंसिल्ड बाय द कोर्ट which issued it और until it is executed। मतलब अगर वारंट कोई इशू हुआ है तो वो तब तक फोर्स में रहेगा जब तक वो जो कोर्ट जिसने इशू किया है वो उसको खत्म ना कर दे, खुद से कैंसिल ना कर दे, या फिर जो वारंट दे चुकी है वो उसका एग्जीक्यूशन ना हो जाए, मतलब जाके अरेस्ट करके आए तब तो खुद ही खत्म हो जाएगा ना वारंट। तो ये चीज है। सेक्शन 73 की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विच सेज पावर टू डायरेक्ट सिक्योरिटी टू बी टेकन। तो देखिए, सिंपल सा मतलब यहाँ पे इसका ये है कि अगर कोई व्यक्ति है जिसको अरेस्ट वारंट मिला है कोर्ट की तरफ से, अब वो जा रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को अरेस्ट करने जिसका नाम उस वारंट के ऊपर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे सिक्योरिटी का मतलब ये है कि उस वारंट के ऊपर एक छोटा सा नोट हो सकता है, कंडीशन हो सकता है कि अगर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है तो अगर कोर्ट ऐसा लिखती है कि उसको बेल पे छोड़ा जा सकता है, तो उसको वहां पे पुलिस वाला या जो व्यक्ति जो अरेस्ट करने गया है वहां पे उसको अरेस्ट करने के बाद तुरंत वहां पे छोड़ सकता है। कंडीशन क्या है कि वहां पे बॉन्ड भरना होगा, श्योरिटीज लगेंगी, और जब जब कोर्ट में हियरिंग होगी
पर्टिकुलर टाइम पे उस व्यक्ति को वहां पे कोर्ट हियरिंग्स को अटेंड करना होगा। तो सिक्योरिटी का मतलब ये है यहाँ पे। वही चीज यहाँ पे लिखा सबसेक्शन 1 में, एनी कोर्ट इशूइंग अ वारंट फॉर द अरेस्ट ऑफ एनी पर्सन मे इन इट्स डिस्क्रिप्शन, कोर्ट के ऊपर है, डायरेक्ट बाय एंडोर्समेंट। एंडोर्समेंट मतलब लिख के ऑन द वारंट दैट इफ सच पर्सन एग्जीक्यूट्स अ बेल बॉन्ड विद सफिशिएंट श्योरिटी फॉर हिज अटेंडेंस बिफोर द कोर्ट एट अ स्पेसिफाइड टाइम एंड देयर आफ्टर अंटिल अदरवाइज डायरेक्टेड बाय द कोर्ट, मतलब या कोर्ट कुछ और कह दे, द ऑफिसर टू whom the warrant is directed shall take such security and shall release such person from custody। वही चीज लिखी है। सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं, जो एंडोर्समेंट के बारे में बात करता है कि ये कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। तो एंडोर्समेंट में क्या क्या हो सकता है, पहला चीज कितने नंबर ऑफ श्योरिटीज लगेंगे, कितने जमानती लगेंगे। सेकंड कंडीशन, द अमाउंट इन विच दे एंड द पर्सन फॉर हुज अरेस्ट द वारंट इज इशूड आर टू बी रिस्पेक्टिवली बाउंड, कितना अमाउंट देना पड़ेगा, कितना बाउंडेशन है। एंड द थर्ड थिंग इज द टाइम एट विच ही इज टू अटेंड बिफोर द कोर्ट, कब कब किस समय उसको कोर्ट को अटेंड करना है। तो ये सेकंड सबसेक्शन में दिया है। सबसेक्शन 3 क्या बात कर रहा है, व्हेनेवर सिक्योरिटी इज टेकन अंडर दिस सेक्शन द ऑफिसर टू whom द वारंट इज डायरेक्टेड शैल फॉरवर्ड टू द बॉन्ड टू द कोर्ट, जो भी बॉन्ड वहां पे साइन करवाया है, जो ऑफिसर है जिसने अरेस्ट किया था, वो उसको फॉरवर्ड कर देंगे कोर्ट को। तो ये चीज है, सिंपल से, ज्यादा कुछ है नहीं। 74 के बारे में बात कर लेते हैं। वारंट्स टू होम डायरेक्टेड मतलब वारंट का एग्जीक्यूशन कौन कौन कर सकता है, कोर्ट किससे किससे कह सकती है कि ये वारंट है, आप जाके उसको अरेस्ट करके लेके आइए। तो सबसेक्शन 1 इसके बारे में बात कर रहा है, अ वारंट ऑफ अरेस्ट शैल ऑर्डिनरीली, यूजुअल कोर्स में क्या होगा, बी डायरेक्टेड टू वन और मोर पुलिस ऑफिसर्स बट द कोर्ट इशूइंग सच अ वारंट में इफ इट्स इमीडिएट एग्जीक्यूशन इज नेसेसरी एंड नो पुलिस ऑफिसर इज इमीडिएटली अवेलेबल डायरेक्टेड टू एनी अदर पर्सन और पर्संस एंड सच पर्सन और पर्संस शैल एग्जीक्यूट द सेम। मतलब ऑर्डिनरी कोर्स में क्या होगा, 1 या फिर उससे ज्यादा पुलिस ऑफिसर से कोर्ट बोल सकती है ये वारंट है, आप जाके अरेस्ट करके लेके आइए। लेकिन अगर कोई केस ऐसा होता है कि वहां पे इमीडिएट नीड है कि उस व्यक्ति को अरेस्ट करके आओ, लेकिन यहाँ पे पुलिस ऑफिसर नहीं अवेलेबल है, तो कोर्ट यहाँ पे किसी और व्यक्ति से कह सकती है कि ठीक है आप जाके एग्जीक्यूट कराइए, यहाँ पे पुलिस ऑफिसर अवेलेबल नहीं है। लेकिन यूजुअली ऑर्डिनरीली एक पुलिस ऑफिसर ही जाएगा। सेकंड सबसेक्शन क्या कह रहा है, वन अ वारंट is directed to more officers or persons than one, it may be executed by all or by anyone or more of them। सिंपल इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए 2 लोगों को डायरेक्ट किया कि अरेस्ट करके लेके आओ, तो अगर एक बंदा भी ले आता है, एग्जीक्यूट कर देता है, अरेस्ट करके ले आता है, फिर दोनों कर देते हैं, तो इसको वहां पे उस वारंट का वैलिड एग्जीक्यूशन माना जाएगा। मतलब जितने को भी दिया गया है एग्जीक्यूट करने के लिए, चाहे एक करके ले आए चाहे सब करके लेके आए, बात वही बराबर पड़ेगी। अब चलिए सेक्शन 75 के ऊपर बात कर लेते हैं। वारंट में भी डायरेक्टेड टू एनी पर्सन। अब ये सेक्शन पावर देता है किसी भी नॉर्मल व्यक्ति को एक पर्सन को अरेस्ट करने की, लेकिन उसके ऊपर कुछ कंडीशंस दी गई हैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है कि CJM के पास और JMFC के पास ये पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं टू एनी पर्सन विद इन हिज लोकल जुरिस्डिक्शन, जो भी उनका जुरिस्डिक्शन है उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को वो कह सकते हैं कि किसी भी एस्केप्ड कॉन्विक्ट, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर और ऑफ एनी पर्सन हु इज अक्यूज्ड ऑफ अ नॉन बेलेबल ऑफेंस एंड इज अवेटिंग अरेस्ट। तो इन 3 तरह के आदमी हैं। अगर कौन है वो, एस्केप्ड कॉन्विक्ट है या फिर प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है या फिर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कि नॉन बेलेबल ऑफेंस में अक्यूज्ड है और भागने की कोशिश कर रहा है, तब इन केस में CGM या फिर JMFC किसी भी व्यक्ति से कह सकते हैं कि आपको इस व्यक्ति को अरेस्ट करना है। ये चीज है मोटा मोटा। अब सेक्शन 2 यहाँ पे थोड़ी कंडीशन लगा रहा है। क्या लगा रहा है, सच पर्सन शैल एक्नॉलेज इन राइटिंग द रिसिप्ट ऑफ द वारंट एंड शैल एग्जीक्यूट it if the person for whose arrest it was issued is in or enters on any land or other property under his charge। यहाँ पे जिस भी व्यक्ति से कहा अरेस्ट करने के लिए पहले तो उसको एक्नॉलेजमेंट देना पड़ेगा इन राइटिंग कि हाँ भैया मेरे पास वारंट है, मुझे मिल गया है। अब इसका एग्जीक्यूशन कब होगा, जिस व्यक्ति को अरेस्ट करना है वो हमारे लैंड या फिर हमारे प्रॉपर्टी पे एंटर कर जाता है जो कि मेरे चार्ज में है, तब मैं उसको अरेस्ट कर सकता हूँ, वारंट को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। फिर अरेस्ट करने के बाद क्या करना होगा, ये सबसेक्शन 3 हमको बताता है। क्या बताता है, व्हेन द पर्सन अगेंस्ट whom such warrant is issued is arrested, he shall be made over with the warrant to the nearest police officer who shall cause him to be taken before a magistrate having jurisdiction in the case unless security is taken under section 73। मैं क्या करूंगा, नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर के पास उसको पहुंचा दूंगा, जो कि क्या करेगा, उसको मजिस्ट्रेट के पास लेके जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेक्शन 73 का एक एक्सेप्शन है कि अगर सिक्योरिटी का प्रावधान वो वारंट में दिया गया था, तब वहां पे बॉन्ड वॉन्ड भरवा के उस व्यक्ति को वहीं पे छोड़ सकते हैं। ये चीज है। अब सेक्शन 76, वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर। अ वारंट डायरेक्टेड टू एनी पुलिस ऑफिसर may also be executed by any other police officer whose name is endorsed upon the warrant by the officer to whom it is directed or endorsed। सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि अगर एक पुलिस ऑफिसर का वारंट में नाम लिखा है कि भैया आपको जाके वहां पे अरेस्ट करना है, तो वो पुलिस ऑफिसर अपने काम को किसी और पुलिस ऑफिसर को कह सकता है करने के लिए, उसका एंडोर्समेंट करके देना पड़ेगा उस वारंट पे उस पुलिस ऑफिसर को, तो दूसरा पुलिस ऑफिसर भी यहाँ पे अरेस्ट कर सकता है। नेक्स्ट थिंग क्या है, सेक्शन
37 notification of substance of warrant. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall notify the substance thereof to the person to be arrested and if so required shall show him the warrant. सिंपल सी बात है, जो भी ऑफिसर उस व्यक्ति को अरेस्ट करने गया है तो सबसे पहले तो उस व्यक्ति को बताओगे ना अरेस्ट करने से पहले कि हम कौन हैं, हम क्यों आए हैं, वारंट है मेरे पास, वारंट में आपका नाम है, ऑफेंस का चार्ज बताया जो आपके खिलाफ है। तो ये सारा जो पूरा सब्सटेंस अरेस्ट का जो कि वारंट लिखा हुआ है वो सब उसको बताना होगा। अगर रिक्वायरमेंट हो कि उसको दिखाना पड़ा तो वहाँ पे उसको शो भी करना पड़ेगा वारंट को, तब जाके उसको अरेस्ट करोगे। ऐसा ही नहीं है कि मतलब वारंट मिला तो उसको जेब में रख के कोई मिला मतलब वो व्यक्ति मिल गया उसको अरेस्ट करके ले आए बिना कुछ बताए, तो ऐसा नहीं है, उसको बताना पड़ेगा। सेक्शन 78 के बारे में बात कर लेते हैं जो कि अरेस्ट के बाद के प्रोसीजर के बारे में बात कर रहा है। पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर court without delay. The police officer or other person executing a warrant of arrest shall, subject to the provisions of section 73 as to security, without unnecessary delay bring the arrested person before the court before which he is required by law to produce such person. पुलिस ऑफिसर ने उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया है तो यहाँ पे विदाउट अननेसेसरी डिले, कोई भी विलंब किए बिना मजिस्ट्रेट साहब के सामने उस व्यक्ति को पेश करना हो। यहाँ पे एक्सेप्शन क्या है, सेक्शन 73, वही जो मैंने आपको बताया था। अगर एंडोर्समेंट है वारंट पे कि उस व्यक्ति को बॉन्ड के ऊपर छोड़ सकते हैं तो वहां पे वो फॉर्मेलिटीज करके उस व्यक्ति को छोड़ सकते हैं। अगर नहीं दिया है ये सब तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने विदाउट डिले पेश करेंगे। इतनी बात ये कह रहा है प्रोवाइजो, वेरी इंपॉर्टेंट, क्या कह रहा है कि विदाउट डिले तो आपको मजिस्ट्रेट के सामने उस व्यक्ति को लेके जाना है, लेकिन हर हाल में ये जो ड्यूरेशन है ये 24 घंटा एक्सीड नहीं करना चाहिए। 24 घंटे के अंदर पहुंचाना ही पहुंचाना है। इसमें एक्सक्लूड किया गया है ट्रैवल टाइम को। मान लो जाम लग गया, बहुत घंटों तक जाम लगते हैं तो इस चीज को यहाँ पे कंसिडर किया गया है। ट्रैवल जर्नी का जो टाइम है उसको वहां पे हटा दिया गया है। नाउ सेक्शन 79 वेयर वारंट में बी एग्जीक्यूटेड, कहाँ का वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं तो एट एनी प्लेस इन इंडिया वहां पे वारंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो मतलब वारंट के ऊपर कोई टेरिटोरियल जुरिडिक्शन नहीं है तो कहीं पे भी उसका एग्जीक्यूशन हो सकता है। नाउ सेक्शन 80 वारंट फॉरवर्डेड फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। आउटसाइड जुरिडिक्शन कोई अरेस्टेड मतलब जो पर्सन उसको अरेस्ट करवाना है तो उस केस में क्या प्रोसीजर दिया गया है, ये सेक्शन उसके बारे में बात करता है। सबसेक्शन 1 क्या कह रहा है, व्हेन अ वारंट इज टू बी एग्जीक्यूटेड आउटसाइड लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग इट, सच कोर्ट में इंस्टेड ऑफ डायरेक्टिंग द वारंट टू अ पुलिस ऑफिसर विद इन इट्स जुरिडिक्शन फॉरवर्ड it by post or otherwise to any executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction it is to be executed, and the executive magistrate or superintendent or commissioner shall endorse his name thereon and if practicable cause it to be executed in the manner herein before provided. सिंपल से क्या कहना है कि कोई व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करवाना है कोर्ट को, वो उसके और जुरिडिक्शन के बाहर है तो पहला ऑप्शन तो देखिए यहाँ पे कोर्ट के पास ये है कि जो उनके जुरिडिक्शन में जो पुलिस ऑफिसर है उसका नाम एंडोर्स कर दे, वो जाके दूसरे जुरिडिक्शन में जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट करके ले आएगा। पहला तरीका तो ये है। लेकिन दूसरा ऑल्टरनेटिव यहाँ पे क्या दिया गया है कि अगर कोर्ट चाहे देखिए यहाँ पे मेल लिखा है ना, हाँ, तो मतलब यहाँ पे कोर्ट का डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पुलिस ऑफिसर को डायरेक्ट ना करके यहाँ पे उस जुरिडिक्शन में जहाँ वो व्यक्ति है जिसको अरेस्ट करवाना है तो वहाँ के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं या फिर कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं तो उनको वहाँ पे वारंट भेज सकते हैं। बाय पोस्ट भेजेंगे या फिर किसी और तरीके से भेजेंगे। फिर ये जो अधिकारी हैं अपना नाम उस वारंट के ऊपर एंडोर्स करेंगे और जैसे वहाँ पे वारंट में अरेस्ट का प्रोसीजर दिया गया है वैसे ही वहाँ पे उसको एग्जीक्यूट करवा देंगे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है, द कोर्ट issuing a warrant under subsection 1 shall forward along with the warrant the substance of the information against the person to be arrested together with such documents if any as may be sufficient to enable the court acting as under section 83 to decide whether bail should or should not be granted to the person. तो यहाँ पे सिंपल से ये कहना है कि कोर्ट यहाँ पे वारंट तो भेजेगी अरेस्ट करवाने के लिए, लेकिन साथ में उस पर्सन के बारे में जो भी नेसेसरी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन है, सब्सटेंशियल इन्फॉर्मेशन है अलॉन्ग विद द डॉक्यूमेंट्स, ये भी कोर्ट को वहाँ पे भेजने पड़ेंगे ताकि जब वो व्यक्ति वहाँ पे अरेस्ट होगा मजिस्ट्रेट के सामने लाया जाएगा और जब बेल की हियरिंग वहाँ पे चल रही होगी तब कोर्ट के पास सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो ये डिसाइड करने के लिए उस व्यक्ति को बेल देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। तो ये चीज है। सेक्शन 81 की तरफ बढ़ते हैं। वारंट डायरेक्टेड टू पुलिस ऑफिसर फॉर एग्जीक्यूशन आउटसाइड जुरिडिक्शन। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि वारंट पुलिस ऑफिसर को दे दिया है कोर्ट ने और कहा गया है कि आप जाइए दूसरे जुरिडिक्शन में और इस व्यक्ति को अरेस्ट करके लेके आइए। तब उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सेक्शन 81 बात कर रहा है। क्या कह रहा है, व्हेन अ वारंट डायरेक्टेड टू अ पुलिस ऑफिसर इज टू बी एग्जीक्यूटेड बियॉन्ड द लोकल जुरिडिक्शन ऑफ द कोर्ट इशूइंग द सेम, ही शैल ऑर्डिनरीली टेक इट फॉर एंडोर्समेंट ईदर टू एन एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और टू अ पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन within the local limits of whose the warrant is to be executed। तो जो पुलिस ऑफिसर है इसको अरेस्ट करना है
वो दूसरे जुरिडिक्शन जाएगा, वहां के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होंगे या फिर ऐसे पुलिस ऑफिसर होंगे जो जिनकी रैंक ऑफिसर इंचार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन से ऊपर है, उनके पास जाके इंडोर्समेंट करवाएंगे। सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है? सच मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल एंडोर्स हिज नेम देयरऑन एंड सच एंडोर्समेंट शैल बी सफिशिएंट अथॉरिटी टू द पुलिस ऑफिसर टू whom the warrant is directed to execute the same, and the local police shall, if so required, assist such ऑफिसर इन एग्जीक्यूटिंग सच वारंट। सिंपल से ये मतलब है, मजिस्ट्रेट या फिर पुलिस ऑफिसर के पास वारंट लेके गए, उन्होंने नाम एंडोर्स कर दिया उस पुलिस ऑफिसर का। अब इस पुलिस ऑफिसर के पास सफिशिएंट अथॉरिटी है कि उस व्यक्ति को जाके दूसरे मतलब उस जुरिडिक्शन में जाके उसको अरेस्ट कर ले, और जो लोकल पुलिस होगी अगर जरूरत पड़ती है तो उस पुलिस ऑफिसर की हेल्प भी करेगी। तो ये प्रोसीजर है। सबसेक्शन 3 क्या कह रहा है? व्हेनेवर देयर इज रीजन टू बिलीव दैट द डिले ओकेजन्ड बाय ऑब्टेनिंग द एंडोर्समेंट ऑफ द मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर विदिन whose local jurisdiction the warrant is to be executed will prevent such execution. The police officer to whom it is directed may execute the same without such endorsement in any place beyond the local jurisdiction of the court which issued it. ये जो सबसेक्शन है ये एक तरह से एक्सेप्शन का काम कर रहा है। कैसे कर रहा है कि मान लीजिए पुलिस ऑफिसर दूसरे जुरिडिक्शन में गया है, वहां पे उसको एंडोर्समेंट करवाना है मजिस्ट्रेट साहब से या फिर पुलिस ऑफिसर से, लेकिन उस पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि यहाँ पे उसके पास रीजन टू बिलीव है, अगर हम इनसे एंडोर्समेंट कराने जाएंगे बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, जिससे ये वारंट है एग्जीक्यूट नहीं हो पाएगा। तब ये जो एंडोर्समेंट वाला जो प्रोसीजर है, ये जो स्टेप है, उसको वहां पे स्किप किया जा सकता है और डायरेक्टली वो पुलिस ऑफिसर जाके उस व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है। तो यहाँ पे एंडोर्समेंट ऑप्शनल बना देता है, लेकिन यहाँ पे रीजन टू बिलीव होना चाहिए कि यहाँ पे बहुत ज्यादा डिले हो जाएगा अगर एंडोर्समेंट कराने गए। तो ये चीज है सेक्शन 82 प्रोसीजर ऑन अरेस्ट ऑफ पर्सन अगेंस्ट हुम वारंट इशूड। ये सेक्शन क्या बात कर रहा है कि जो पुलिस ऑफिसर दूसरे जुरिडिक्शन में गया था उस व्यक्ति को अरेस्ट करने, अब उसको अरेस्ट कर लिया है, अब उसके बाद का क्या प्रोसीजर है। तो ये सेक्शन 82 बात कर रहा है। पहला सबसेक्शन क्या कह रहा है? व्हेन अ वारंट ऑफ अरेस्ट इज एग्जीक्यूटेड आउटसाइड द डिस्ट्रिक्ट इन व्हिच इट वाज इशूड, द पर्सन अरेस्टेड शैल अनलेस द कोर्ट व्हिच इशूड the warrant is within 30 kilometers of the place of arrest or is nearer than the executive magistrate or district superintendent of police or commissioner of police within the local limits of whose jurisdiction the arrest was made, or unless security is taken under section 73 be taken before such magistrate or district superintendent or commissioner। अब देखिए, सुनने में सेक्शन बहुत ज्यादा भौकाली लग रहा है, लेकिन काफी ज्यादा सिंपल है। अब बताता हूँ कैसे। तो देखिए, नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में पुलिस ऑफिसर को क्या करना है कि जिस बाहरी जुरिडिक्शन में उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है, उस जुरिडिक्शन के जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट है या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है या फिर पुलिस कमिश्नर है, तो नॉर्मल केस में उनके पास उस अरेस्टेड पर्सन को लेके जाना है। लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशंस, 3 एक्सेप्शंस दिए गए। पहला ये है कि जहां पे उस व्यक्ति को अरेस्ट किया है उसके 30 किलोमीटर के दायरे में अगर वो वाला कोर्ट जिसने उस वारंट को ओरिजिनली इशू किया था, जो कि उस जुरिडिक्शन से बाहर है, तो उस कोर्ट के पास डायरेक्टली लेके जाना है अगर 30 किलोमीटर का दायरा है जहां से अरेस्ट किया है। या फिर दूसरा क्या है कि चलिए 30 किलोमीटर से बाहर है, बट स्टिल वो जो कोर्ट है जिसने इशू किया था ओरिजिनली, वो उस एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस कमिश्नर से कंपैरेटिवली पास पड़ रहे हैं, तब वहां पे कोर्ट के पास लेके जाना है। या फिर तीसरा तरीका क्या है? सेक्शन 73, जो कि हम लोग काफी मल्टीपल सेक्शन में देख चुके हैं, एज एक्सेप्शन काम कर रहा है, जो कि बात करता है कि वारंट में अगर कोई कंडीशन दी गई है, एंडोर्समेंट है कि जो व्यक्ति उसको अरेस्ट किए हो तो बेल वेल अगर करा के उसको छोड़ सकते हैं, तो वहां पे सेक्शन 73 लग जाएगा। तो तीसरी कंडीशन यही है, अगर बेल के प्रावधान है वहां पे उस बॉन्ड में, तो उसको एग्जीक्यूट करके उस व्यक्ति को वहां पे छोड़ दिया जाएगा। तो ये 3 कंडीशंस हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होंगी। अब सबसेक्शन 2 क्या कह रहा है कि उस पुलिस वाला उस व्यक्ति को जो दूसरे जुरिडिक्शन में अरेस्ट करने गया, वहां पे उसको अरेस्ट कर लिया, तो जैसे ही अरेस्ट करेगा, इस अरेस्ट का इंफॉर्मेशन और कहां पे अरेस्ट किया है इसका इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? टू द डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर इन द डिस्ट्रिक्ट एंड टू सच ऑफिसर ऑफ अनदर डिस्ट्रिक्ट वेयर द अरेस्टेड पर्सन नॉर्मली रिसाइड्स। तो ये चीज है, काफी इजी चीज है। चलिए सेक्शन 83 के बारे में बात कर लेते हैं। लास्ट सेक्शन है वारंट ऑफ अरेस्ट का, जो कि बात करता है प्रोसीजर बाय मजिस्ट्रेट बिफोर हुम सच पर्सन अरेस्टेड इज ब्रॉट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पर्सन है जो कि बाहर अरेस्ट हुआ है आउटसाइड जुरिडिक्शन में, तो वो अरेस्ट होने के बाद यहाँ पे उसको लाया गया उसी जुरिडिक्शन के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के पास या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस के पास या फिर पुलिस कमिश्नर के पास। यहाँ पे तीनों लोग ये सेटिस्फाई हो गए हैं कि हाँ, जो ओरिजिनल कोर्ट जिसने वारंट इशू किया तो वो ये वही व्यक्ति है जिसको वो कोर्ट इंटेंड कर रही थी कि ये अरेस्ट हो। तो यहाँ पे अगर ये तीनों सेटिस्फाई हो जाते हैं, तब उस व्यक्ति को उस ओरिजिनल कोर्ट के पास भेज दिया जाएगा, उसकी कस्टडी उसको दे दी जाएगी उस कोर्ट को जिसने ओरिजिनली वारंट वहां पे इशू किया था। बट यहाँ पे एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है उसके लिए पहले रीड कर लेते हैं। सबसेक्शन 1, द एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट और
district superintendent of police or commissioner of police shall, if the person arrested appears to the person intended by the court which issued the warrant, direct his removal in custody to such court. वही बात जो मैंने अभी बोला था। अब एक्सेप्शन के ऊपर बात कर लेते हैं। प्रोवाइडेड दैट इफ द ऑफेंस इज बेलेबल एंड सच पर्सन इज रेडी एंड विलिंग टू गिव बेल बॉन्ड टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ सच मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट or commissioner, or a direction has been endorsed under section 73 on the warrant that and such person is ready and willing to give the security required by such direction, the magistrate, superintendent या फिर commissioner shall take such bail bond or security as the case may be and forward the bond to the court which issued the warrant. सिंपल से ये कहना है कि जो वारंट एग्जीक्यूट हुआ है उस व्यक्ति को अरेस्ट करके इन तीनों पर्संस के सामने लाया गया है। सिंपल से यहाँ पे ये कहना है कि जो वारंट को एग्जीक्यूट किया गया है और जो पुलिस ऑफिसर है इन तीनों में से किसी एक व्यक्ति के पास लेके जाते हैं उस आउटसाइड ज्यूरिडिक्शन में, और यहाँ पे पता चलता है कि जो वारंट है वो बेलेबल वारंट, मतलब बेलेबल केस का वो वारंट। तो यहाँ पे आप जानते हो कि अगर मेरी आपने बेलेबल मतलब बेल वाली वीडियो देखे होंगे तो वहां मैंने बताया कि जहाँ पे बेलेबल ऑफेंस होता है वहां पे जो व्यक्ति जो अरेस्ट हुआ है उसकी वहां पे राइट होती है कि उसको वहां पे बेल दिया जाए। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि अगर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या फिर पुलिस कमिश्नर के सेटिस्फैक्शन तक जितना वो डिमांड करते हैं उतनी श्योरिटी अगर वो दे पा रहा है, उतना बॉन्ड वो भर पा रहा है, तब उसको वो बॉन्ड वहां पे भरवाया जाएगा और उसको वहां पे छोड़ दिया जाएगा। या फिर जो कि सेक्शन 73 हम लोग बात कर रहे थे, एक्सेप्शन की तरह काम कर रहा है पूरे इस पार्ट में। तो अगर उस वारंट में ही अगर सेक्शन 73 मतलब वो कंडीशंस लगाई हुई है, कोर्ट ने एंडोर्समेंट दिए गए हैं कि अगर व्यक्ति को अरेस्ट करते हो और उसको बॉन्ड भरवा के छोड़ा जा सकता है इतनी श्योरिटीज के साथ, वो चीज वहां पे एग्जीक्यूट करना है, उस व्यक्ति को छोड़ देना, और जो बॉन्ड मिला है वो क्या किया जाएगा, ओरिजिनल कोर्ट जहां वारंट इशू किया गया था उसको वहां पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। तो पहला एक्सेप्शन ये कह रहा है। दूसरा एक्सेप्शन देखते हैं। प्रोवाइडेड फर्दर दैट इफ द ऑफेंस इज अ नॉन बेलेबल वन, इट शैल बी लॉफुल फॉर द CJM subject to the provisions of section 480 or the sessions judge of the district in which the arrest is made on the consideration of the information and the documents referred to in subsection 2 of section 80 to release such person on bail। अब यहाँ पे आपको थोड़ा लिंक करके चलना पड़ेगा। सेक्शन 80 में सेक्शन 83 के बारे में बात आई थी, जहां पे सिंपल से ये कहा गया था कि अगर दूसरे जुरिडिक्शन में कोर्ट वारंट को भेज रही है तो साथ में सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दी जाएगी और डॉक्यूमेंट्स के साथ में दिया जाएगा, क्योंकि जो व्यक्ति है वहां पे जो अरेस्ट हुआ है अगर उसको वहां पे मजिस्ट्रेट के सामने ले जा रहे हैं वहां के जुरिडिक्शन में, तो उनके पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन होना चाहिए बेल ग्रांट करने की। जैसा कि हम लोगों ने सेक्शन 83 के सबसेक्शन 1 का पहला प्रोवाइजो देखा है कि चलिए अरेस्ट करके अब ले गए, जो ऑफेंस था वहां पे बेलेबल है तो वहां पे तो उसकी राइट हो गई, वहां पे उससे बॉन्ड वॉन्ड भरवा के वहां पे छोड़ दिया, या फिर सेक्शन 73 की अगर वारंट कंडीशन था वो भरवा के वहां पे उसको छोड़ दिया। लेकिन सेकंड प्रोवाइजो क्या कह रहा है कि अब यहाँ पे मान लीजिए नॉन बेलेबल केस है, तो यहाँ पे अब कोर्ट के पास सफिशिएंट इंफॉर्मेशन है, डॉक्यूमेंट है, ताकि उसकी बेल को डिसाइड कर सके, उसकी हियरिंग कर सके। कोर्ट को इनेबल करने के लिए सेक्शन 80 सबसेक्शन 2 था कि वहां पे डॉक्यूमेंट भेजो। तो यहाँ पे कोर्ट के पास सफिशिएंट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे अब नॉन बेलेबल केस में उसका पूरा हियरिंग कर सकते हैं। बेल का कौन कर सकते हैं? CJM के पास पावर है और सेशन जज के पास पावर है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 480 काम करेंगे। सेक्शन 480 BNSS क्या बात करता है? अगर आप मेरे बेल की वीडियो देखे हो तो आपको बड़े आराम से मालूम होगा। बेल इन केसेस ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंसेस सेक्शन 480 बात करता है, तो वहां पे जितने कंडीशंस है उसको सब मद्देनजर रखा जाएगा, और वो जो व्यक्ति है जो अरेस्ट होके आया है अगर क्वालिफाई कर रहा है कंडीशंस तो वहां पे उसको बेल देके भेज दिया जाएगा। और नई बेल अगर मिल रही है तो उस व्यक्ति की कस्टडी कहाँ दे दी जाएगी? जो ओरिजिनल कोर्ट जहाँ पे वारंट इशू किया गया था वहां पे उस व्यक्ति को भेज दिया जाएगा। सबसेक्शन 2 के बारे में बात कर लेते हैं। चिंटू सर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बी डीम्ड टू प्रिवेंट अ पुलिस ऑफिसर फ्रॉम टेकिंग सिक्योरिटी अंडर सेक्शन 73। वेरी इजी, वेरी सिंपल। तो ये चीज है गाइस, हम लोगों ने आज पार्ट बी को डिस्कस कर लिया है, वारंट ऑफ अरेस्ट को। अब अगले वीडियो में हम लोग प्रोक्लेमेशन एंड अटैचमेंट के बारे में डिस्कस कर लेंगे, पार्ट डी भी देख लेंगे। इससे हमारा चैप्टर 6 कंप्लीट हो जाएगा। बाकी आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपसे एक लास्ट ये गुजारिश है कि अगर आपको मनोरंजन की थोड़ी ज़रूरत है, तो देखिए आजकल पढ़ाई लिखाई के साथ हर कोई तो मनोरंजन देखता ही है, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल पे जाके LLB वाला को फॉलो कर सकते हैं। ये जो पेज है सिर्फ इसको मीम के लिए ही बना के रखा है, मनोरंजन के लिए बना के रखा है, तो आप उसको जरूर से जरूर फॉलो करें। काफी अच्छे अच्छे कंटेंट हम लोगों ने डाले हुए हैं, इसका पॉजिटिव रिजल्ट हम लोगों को चैनल पे मिल रहा है। तो अगर आपको मनोरंजन चाहिए, आपको हंसी मजाक करना है, तो आप इंस्टाग्राम पे जा सकते हो। बाकी पढ़ाई लिखाई इन्फॉर्मेशन की चीजें हम लोग यूट्यूब के ऊपर बात करते हैं। यूट्यूब पे जिस चैनल पर भी आप ये वीडियो देख रहे हो, यहाँ पे सीरियस बातें होती हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें होती हैं, तो उसके लिए आप यहाँ सब्सक्राइब कर सकते हो। और मनोरंजन हंसी मजाक के लिए आप इंस्टाग्राम पे LLB वाला को जाके वहाँ पे फॉलो कर सकते हो। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।
में किसी और टॉपिक ऊपर बात करेंगे। बाकी आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ आपका सुझाव हो या अगर आपके दिमाग में कोई सवाल आ रहा हो या अगर आपको कुछ कहना हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कह सकते हो। बाकी ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हो एलएलबी वाला को। बाकी स्टे सेफ,